हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 7 का टॉपिक है भारत की कृषि। ये यूनिट 7 में भी आएगा कृषि का टॉपिक और यूनिट 9 में भी आएगा और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें भी कृषि का टॉपिक है। तो आप याद रखिएगा, इससे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया हो तो जैविक कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपको मैं बता देता हूँ कृषि में से कौन सा क्वेश्चन आया था। ये जैविक कृषि में से क्वेश्चन पूछा गया था। सिक्किम जो है देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। तो आपसे पूछा गया था कि देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 जनवरी 2016 को गंगटोक सिक्किम में आयोजित टिकाऊ कृषि सम्मेलन में सिक्किम को पूर्णतया जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया है। और सिक्किम में जैविक खेती की शुरुआत कब से की गई थी? 2003 से की गई थी। तो ये कृषि वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। विश्व के जो अधिकांश कृषि विद्वान हैं ये अन्न उत्पादन और पशुपालन कितने साल से प्रारंभ मानते हैं? 8000 ईसा पूर्व से विश्व के अधिकांश विद्वान जो हैं ये अन्न उत्पादन और पशुपालन को प्रारंभ मानते हैं 8000 ईसा पूर्व से। रूसी विद्वान था वेविलोव, इसने 1951 में कृषि की उत्पत्ति के 8 केंद्रीय स्थल निर्धारित किए थे, जिसमें भारत को रूसी विद्वान वेविलोव ने कृषि उद्भव का केंद्र माना है। याद रखिएगा, रूसी विद्वान जो था वेविलोव, इसने 1951 में कृषि की उत्पत्ति के 8 स्थल निर्धारित किए थे कि 8 स्थलों से कृषि की उत्पत्ति हुई है, जिसमें इसने भारत को कृषि उद्भव का केंद्र माना था। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड है, आप आरबीएसई पर इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। भारत में जो है कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान 1950-51 में कितने परसेंट था? 53.1% था 1950-51 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र का योगदान, जो कि 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? 17.5% रहा है। याद रखिएगा, 2020 तक ये कितना हो चुका है? 15.5 हो चुका है, जबकि 1950-51 में 53.1 था, जो 2014-15 में कितना हो गया था? 17.5% हो गया था। देश के कुल निर्यात मूल्य का 12.7% के लगभग कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। भारत में जो कुल निर्यात मूल्य प्राप्त होता है उसका 12.7% कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। अब अपन देख लेते हैं कृषि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें आएगा निर्वहन कृषि के अंतर्गत आएगा आदिम निर्वहन कृषि, जिसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि आएगा, ये अपन राजस्थान की कृषि में डिटेल से पढ़ेंगे। स्थायी कृषि, गहन निर्वहन कृषि में आएगा चावल प्रधान कृषि और गेहूं प्रधान कृषि। सबसे पहले आते हैं आर्द्र और शुष्क कृषि। आर्द्र और शुष्क कृषि जो होती है ये उन क्षेत्रों में की जाती हैं जहां फसलों के लिए आवश्यक मात्रा में या उससे अधिक आवश्यकता होती है। आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां फसलों के लिए आवश्यक मात्रा या उससे अधिक आवश्यकता होती है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत कितना रहता है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहता है। गंगा की जो मध्यवर्ती घाटी है, प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है और तटीय आर्द्र क्षेत्र जो है उनमें आर्द्र और शुष्क प्रकार की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आर्द्र कृषि की जाती है। फिर इसके बाद आती है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि जो होती है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और कृषि की इस शुष्क पद्धति में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं बरसता है, तो जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कौन सी कृषि में किया जाता है? शुष्क कृषि में किया जाता है। फव्वारों द्वारा सिंचाई, स्प्रिंकल सिस्टम, बूंद बूंद जैसी सिंचाई पद्धति का उपयोग शुष्क कृषि के लिए किया जाता है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, कपास आदि जो है ये शुष्क कृषि की फसलें हैं। भारत में शुष्क कृषि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरावली के पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में की जाती है। फिर अगले प्रकार की कृषि आती है गहन और विस्तीर्ण कृषि। इसके अंतर्गत कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन का उद्देश्य रहता है। उत्तर भारत के अधिकांश भागों में कौन सी कृषि की जाती है? गहन कृषि ही की जाती है। याद रखिएगा, उत्तर भारत के जो अधिकांश भाग है वहां पर गहन कृषि की जाती है। विस्तीर्ण कृषि क्या होती है? यह उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या के अनुपात में भूमि अधिक होती है। जनसंख्या तो कम है लेकिन भूमि अधिक है, वहां पर कौन सी कृषि की जाएगी? विस्तीर्ण कृषि। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अधिकांश भागों में यांत्रिक आधार पर विस्तीर्ण कृषि की जाती है। विश्व में भोजन के मुख्य स्रोत कृषि द्वारा भोजन के लगभग 71% आवश्यकताएं पूरी होती हैं। विश्व में भोजन का जो मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है, और कृषि द्वारा भोजन के लगभग 71% आवश्यकताएं पूरी होती हैं। फिर इसके बाद आती है स्थानांतरित कृषि। इसको विस्तार से अपन ने राजस्थान की कृषि में पढ़ लेंगे स्थानांतरित कृषि को।
इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है स्थानांतरित कृषि, याद रखिएगा। कृषि का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? स्थानांतरित कृषि। और इसमें बोए गए खेतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। और स्थानांतरित कृषि जो है ये अमेजन नदी बेसिन, कांगो बेसिन और पूर्वी द्वीप समूह में की जाती है। फिर आता है आदिम स्थायी कृषि। इसमें भूमि को साफ किया जाता है पहले, फिर मिट्टी की जुताई ढंग से की जाती है तथा इसमें कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। आदिम स्थायी कृषि में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। और इस आदिम स्थायी कृषि का विस्तार कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज के देशों में मिलता है। पशुओं का उपयोग खेतों की जुताई और परिवहन में किया जाता है आदिम स्थायी कृषि में। फिर आती है जीवन निर्वाहन कृषि। यदि मनुष्य भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने लगे तो वो कृषि क्या कहलाती है? जीवन निर्वहन कृषि कहलाती है। और ये जीवन निर्वहन कृषि जो है मानसून एशिया के घने देशों में की जाती है, घने वैसे देशों में की जाती है। और जीवन निर्वहन कृषि के दो भाग होते हैं। चावल प्रधान निर्वहन कृषि, जिसका विस्तार है भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी व मध्य चीन में। और इन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर आता है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि, जहां पर वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से कम। इसका विस्तार है उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है। भारत का जो सिंध गंगा का मैदान है, इसके पश्चिमी भाग में गेहूं और दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की। यहाँ भूमि अधिक, जनसंख्या कम है, वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। और इस प्रकार की कृषि विस्तृत जोतों पर की जाती है। और इनका क्षेत्रफल कितना होता है? 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है, जो राई, तिलहन फसलें भी इसके साथ बोई जाती हैं। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है इसमें मानवीय श्रम का उपयोग बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है मानवीय श्रम का उपयोग। याद रखिएगा कि कौन सी कृषि में मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है? तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है इसके अंतर्गत मानवीय श्रम का उपयोग बहुत कम होता है। और प्रति हेक्टेयर उपज कम तथा प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। और ये वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है यंत्रीकृत और उच्च तकनीकी पर आधारित होती है। फिर इसके बाद आती है बागाती कृषि। बागाती कृषि का विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बागाती कृषि का जो विकास किया था वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यूरोपीय लोगों द्वारा किया गया था। ब्रिटेन वासियों ने भारत में और श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ने और केलों के बागान विकसित किए हैं। फ्रांस वासी जो थे इन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ का रोपण किया है। अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए हैं बागाती कृषि के अंतर्गत। ब्राजील में कहवा के बागान है, जिन्हें क्या कहते हैं? फजेंडा के नाम से जाना जाता है, अपन ने महाद्वीपों में पढ़ा था। बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है बागानी कृषि में, और ये एक प्रकार की फसली कृषि है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मिश्रित कृषि की। ये अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है मिश्रित कृषि। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में मिश्रित कृषि का विस्तार है। और मिश्रित कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूं, जौ, राई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। और इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। और ये महानगरों के समीप की जाती है मिश्रित कृषि। फिर आती है दुग्ध कृषि। वाणिज्यिक डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखना। सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, दूसरा कनाडा का, तीसरा क्षेत्र न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया का क्षेत्र है। ये अपन ने महाद्वीपों में पढ़ लिया था। फिर इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि का एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम ट्रक कृषि का जो शुभारंभ हुआ था वो यूएसए में हुआ था, कैलिफोर्निया में। याद रखना, सर्वप्रथम ट्रक कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, कैलिफोर्निया में। और इसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है ट्रक कृषि के अंतर्गत। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसलिए इस कृषि का नाम क्या रखा गया? ट्रक कृषि रखा गया था। फिर आता है फलोद्यान कृषि। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब, नाशपाती और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि मुख्य फसलें होती हैं फलोद्यान कृषि के अंतर्गत। नीदरलैंड जो है ये पुष्प उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। नीदरलैंड से ट्यूलिप का जो फूल जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता होती है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता होती है। फिर आती है सामूहिक कृषि। ये पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी और इस प्रकार की सोवियत
सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या कहा जाता है? कोलक खोज का नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किसका नाम दिया गया? कोलक खोज का नाम दिया गया था। सामूहिक कृषि को किसका नाम दिया गया था? सोवियत संघ में कोलक खोज का नाम दिया गया था। फिर अपन बात करते हैं अंतिम कृषि, जैविक कृषि की। आज विश्व में लगभग 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि की जा रही है, जो कि विश्व की कुल कृषि भूमि का कितने प्रतिशत है? 0.9% है। याद रखिएगा, भारत में लगभग 7.23 लाख हेक्टेयर पर 7.23 लाख हेक्टेयर पर जैविक खेती की जा रही है। सिक्किम जो है देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में रीट में। 18 जनवरी 2016 को गंगटोक सिक्किम में आयोजित टिकाऊ कृषि सम्मेलन में सिक्किम को पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया है। और सिक्किम में जैविक खेती की शुरुआत कब की गई थी? 2003 में की गई थी। ये तो हो गया आपकी कृषि के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन आगे पढ़ते हैं। भारत जो कि है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। भारत की जो जनसंख्या है उसका 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। और देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का योगदान कितना है? 17.4%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। भारत में कृषि कार्य लगभग 7,000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो तथा सरस्वती सिंधु सभ्यता से होता रहा है। भारत में लगभग कृषि कार्य 7,000 वर्ष पहले स्टार्ट हो चुका था। वो किसमें पता चलता है? मोहनजोदड़ो तथा सिंधु सभ्यता से इसका पता चलता है। अब आती है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। पहली आती है गेहूं। गेहूं जो है ये उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है, जो कि भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल जो कि भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है वो है गेहूं। गेहूं के लिए वर्षा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है गेहूं की फसल बोने के लिए। और गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टी। गेहूं के लिए हल्की दोमट या चिकनी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत का 70% गेहूं जो है इसका उत्पादन 3 राज्यों में होता है। सबसे ज्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, फिर इसके बाद आता है पंजाब, फिर आता है हरियाणा। तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 32.68% गेहूं उत्पादित होता है। फिर है पंजाब 21% और फिर है हरियाणा 6.17%। भारत जो है वो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है, जबकि पहले पर चीन है और दूसरे पर अमेरिका है। गेहूं जो है वो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं भारत के कौन से भागों में उत्पादित किया जाता है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में गेहूं की फसल उत्पादित की जाती है। भारत में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला आता है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पहला तो है उत्तर पश्चिमी भाग में गंगा सतलज के मैदान में गेहूं उगाया जाता है। दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, कोकण तट पर, जिसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं, महाराष्ट्र का तट भी कहते हैं। दूसरी फसल आती है अपने चावल। चावल जो है ये भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। भारत में चावल की पैदावार उष्ण कटिबंधीय भागों में, जहां पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल पैदा करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है तथा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और चावल की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी चावल की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी। भारत में जो है मौसम के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलों को पैदा किया जाता है। मौसम के अनुसार भारत में चावल की 3 फसलें होती हैं। पहली होती है अमन, जो कि मानसून के काल में उत्पादित की जाती है चावल की, अमन। दूसरी चावल की फसल होती है ओस, जो कि शीत ऋतु में उत्पादित की जाती है। तीसरी होती है बोरो, जो कि ग्रीष्म काल में उत्पादित की जाती है। अमन मानसून में, ओस शीत ऋतु में और बोरो ग्रीष्म काल में। देश का 86% चावल उत्पादन अमन फसल का होता है, जो कि मानसून काल में उत्पादित होती है। सर्वाधिक चावल उत्पादित होता है अमन फसल का, जो कि मानसून काल में होती है, और 86% अमन फसल उत्पादित होती है चावल की। और चावल उत्पादक राज्यों में सर्वप्रथम कौन है? पश्चिमी बंगाल, 15.22% चावल उत्पादित होता है पश्चिमी बंगाल में।
फिर आता है आंध्र प्रदेश जिसमें 14.3% चावल का उत्पादन होता है। फिर आता है यूपी और फिर आएगा उड़ीसा। तो चावल उत्पादक राज्य हैं बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। और गेहूं उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान था। पहले पे चीन था, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत। चावल जो है उत्तर व उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल जो है भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। अब तीसरी फसल आती है अपने मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो कि खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में होती है और चारा के रूप में भी उपयोग में आती है। मक्का एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो कि ये खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है और चारे के रूप में भी उपयोग में आती है। मक्के की फसल के लिए तापमान की जरूरत कितनी होती है? 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है मक्का की फसल को उगाने के लिए। और मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी जो कि पुरानी होती है और दोमट मिट्टी। मक्का की फसल जो है स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फसल स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है? तो मक्के की फसल जो है स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। और ये मक्का की फसल जो है सवाना प्रदेश की प्रमुख फसल है जिससे जीन प्रोटीन प्राप्त होती है। जीन प्रोटीन कौन से फसल से प्राप्त होती है? मक्के की फसल से जीन प्रोटीन प्राप्त होती है जो कि सवाना प्रदेश की ये प्रमुख फसल है मक्का। मक्का को 17वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। 17वीं सदी में पुर्तगाल वाले मक्का की फसल को भारत लाए। मक्का की फसल में वर्षा का मान कितना होता है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है मक्के की फसल के लिए। और नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो आवश्यक होती है मक्का की फसल के लिए। अब आते हैं मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में भारत का सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है 19.3%। फिर आता है कर्नाटक, फिर आएगा राजस्थान और फिर आएगा यूपी। तो मक्का उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मक्का उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में 10वां स्थान है मक्का उत्पादन में भारत का। बिहार जैसे राज्य में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। मक्का खरीफ की फसल है लेकिन बिहार जैसे राज्य में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। अगली फसल आती है अपने बाजरा। बाजरा की खेती जो है गर्म और शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। बाजरे की खेती गर्म और शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। वर्षा का मान कितना होता है आवश्यक बाजरे की फसल के लिए? 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक। और बाजरे के उत्पादन के लिए हल्की मिट्टी जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा हो उपयुक्त रहती है। हल्की मिट्टी बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त रहती है। अब आते हैं बाजरा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन होता है राजस्थान में 42%। फिर आता है महाराष्ट्र 20%, फिर गुजरात और फिर है उत्तर प्रदेश। तो बाजरा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं भारत में सर्वाधिक? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। और भारत का बाजरा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बाजरे की ही जैसी एक फसल और आती है रागी, जो कि शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है। और रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद है तमिलनाडु। तो आप याद रखिएगा रागी फसल जो है बाजरे की जैसी ही फसल है और रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक के बाद है तमिलनाडु। अब आती हैं दलहन फसलें। दलहन फसलें जिसमें भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग किसका है? चने की दाल का। दाल जो आती है भारत में दालों के उत्पादन में सर्वाधिक भाग किसका है? 1/3 भाग है चने की दाल का। और भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला देश भी है दालों का, दलहन फसलों का भारत। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर की दाल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन सी फसल को छोड़कर, दलहन फसल को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। जो भी फलीदार फसलें होती हैं वो वायु से, हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अब आता है दाल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। सर्वाधिक दाल उत्पादित करने वाले राज्य हैं एमपी सबसे पहले, फिर आएगा यूपी, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। चना सर्वाधिक उत्पादित होने वाली दलहन फसल है और चने के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल अरहर है, जो कि जवार बाजरा
और राई के साथ बोई जाती है। सबसे ज्यादा दलहन फसल भारत में उत्पादित होती है चने की दाल, और चने की दाल के बाद दूसरी प्रमुख दलहन फसल अरहर है, जो कि जवार, बाजरा और राई के साथ बोई जाती है। और अरहर उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक अरहर की दाल उत्पादित करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र सबसे पहले, फिर आएगा यूपी, फिर आएगा कर्नाटक और फिर बिहार। तो अरहर उत्पादक राज्य हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। उड़द और मूंग को जवार, बाजरा और कपास के साथ प्रायद्वीपीय भागों में बोया जाता है। उड़द और मूंग की जो दाल होती है, इसे भी जवार, बाजरा और कपास के साथ प्रायद्वीपीय भागों में बोया जाता है। मसूर की दाल जो है उसे पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर और धौलपुर में बोया जाता है। अब आती है नकदी फसलें जिनका व्यापार किया जा सकता है। सबसे पहले नकदी फसल आती है गन्ना। गन्ना जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। और गन्ने का उत्पादन करने के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। और यही तापमान किसके लिए आवश्यक था? मक्के की फसल के लिए। और वर्षा का मान कितना होना आवश्यक है गन्ने की फसल के लिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर गन्ने की फसल बोने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। गन्ने के उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। गन्ना उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। और भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर इसके बाद आता है कर्नाटक, और फिर इसके बाद आता है तमिलनाडु। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। गन्ना जो है ये भारतीय मूल का पौधा है तथा बांस वनस्पति का वंशज है। बांस जो होते हैं वो भी गन्ने की तरह लंबे होते हैं। तो बांस वनस्पति का वंशज कौन सा होता है? गन्ना। गन्ने को बांस का वंशज भी कहा जाता है क्योंकि ये भी इसकी तरह लंबा होता है। गन्ना जो है देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। गन्ना देश की जो व्यावसायिक फसलें होती हैं उनमें सबसे प्रथम स्थान रखता है। और गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? नमी युक्त, चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दक्षिणी भारत जो है गन्ने का उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से अग्रणी है। उत्पादन ज्यादा होता है दक्षिणी भारत में, जबकि पैदावार भी दक्षिणी भारत में गन्ने का ज्यादा होता है। जबकि उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी भारत अग्रणी है। उत्पादन और पैदावार की दृष्टि से दक्षिणी भारत अग्रणी है, जबकि उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादन होता है उत्तरी भारत में। दक्षिणी भारत की आर्द्र जलवायु गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है। भारत में गन्ने का उपयोग जो है गुड़ बनाने, चीनी बनाने और एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। गन्ने का यूज किसमें होता है? गुड़ बनाने, चीनी बनाने और एल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कपास की फसल, फिर आएगी इसके बाद चाय की फसल, फिर कॉफी, फिर इसके बाद आएगी तिलहन फसलें, फिर इसके बाद आएगी सरसों, और फिर आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।